तो आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप नाम से इसको अगर समझ पाए तो नाम को ये समझ सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करता हो। मतलब ये है कि अगर आप किसी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका एक साइड में यूजर होता है, जो मान लीजिए यहाँ पे यूजर है, और यहाँ पे आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर को नहीं मालूम कि क्या करना है, उसको क्या मालूम है कीबोर्ड के बटन्स होते हैं, वो अगर प्रेस करता है कोई, ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या मालूम कि क्या करना है, ठीक है। मदरबोर्ड में अंदर में जो भी प्रोसेसर लगा है या कुछ भी चीज है, उसको कैसे पता चले कि क्या हो रहा है या मेरे को क्या करना है। तो अल्टीमेटली अगर एक यूजर है, यूजर को हार्डवेयर को कंट्रोल करना है कि हार्डवेयर ऐसा करो वैसा करो, कुछ जो भी हार्डवेयर से आप उम्मीद रखते हैं, वो एक उसके बीच में एक इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर के दुनिया में आपको हमेशा ये जो ऑपरेटिंग, ये जो बीच का एरिया दिखेगा, जो पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल कर रखा है, जैसा यूजर चाह रहा है वैसा हो रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बदौलत ही हो रहा है ना। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा कोई सिस्टम बेसिकली है, तो ये सॉफ्टवेयर ही ना, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स अपन लिखे होंगे। तो ये बेसिकली इसका काम क्या है कि किसी चीज को ऑपरेट करना। आम भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हो, आत्मा या सोल बोल सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो बॉडी है, बॉडी से अगर आत्मा को ही निकाल दें तो क्या हाथ पैर के काम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बेसिकली ये कंप्यूटर का सोल है। अब आगे आते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि देखिए, इसको अगर हम लोगों को आम भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करना भी होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। किस किस चीजों को कंट्रोल करेगा? बेसिकली ये हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट, ठीक है, किसके किसके? यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। मतलब अगर आप कोई ऐप चलाना चाहते हो और आप कोई बटन क्लिक करते हो तो वो ऐप खुल जाता है ना। तो यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी एक इंटरैक्शन का एक माध्यम है, जिसके जो सॉफ्टवेयर, उसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस को आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज करता है, क्या फंक्शन है उसका, क्या फीचर्स है, ठीक है। तो आप पहले इसको समझते जाइए, और अगर आप समझ लेंगे तो एग्जाम में भी इसको लिख लेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम ये होता है कि इट लोड्स प्रोग्राम, ठीक है, इनटू कंप्यूटर मेमोरी। अब आप इसको देख के समझ पाएंगे कि ये कर क्या रहा है। बेसिकली देखिए, आप कभी भी कोई प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं अभी वन नोट को क्लिक किया, मैं एक्सेल को क्लिक किया, मैं जूम को क्लिक किया, जो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो सब क्लिक कर रहा हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम को मैं जैसे ही जैसे क्लिक करते जा रहा हूँ, वो हो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में ये प्रोग्राम पहले से सेव होगा, है ना। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये रन होना स्टार्ट किया। रन होना मतलब ये अब मेन मेमोरी में आ गया। मेन मेमोरी मतलब आपका रैम, है ना। तो कब, और सीपीयू क्या करता है? सीपीयू बेसिकली फर्स्ट काम करता है कि वो अपने कैश मेमोरी से बात करता है और पूछता है कि आपके पास डेटा है क्या। सीपीयू को नहीं मिलता तो वो मेन मेमोरी में जाता है। तो और ये वाला जो क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, जो आपका ऑक्सिलरी स्टोरेज कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज जो हार्ड डिस्क वगैरह में अपन स्टोर करते हैं। अब चीजें पहले यहाँ पे स्टोर होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। मतलब 1 टेराबाइट के लिए मान लीजिए आपका ये 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, तो ये बहुत बड़ा जगह है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें स्टोर कर करके रखे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कंप्यूटर रन नहीं कर सकता इस पे। वो क्या करता है, कोई भी चीज को सबसे पहले अपने मेन मेमोरी में लोड करता है, और दिन भर वो मेन मेमोरी से ही डील करता रहता है। आप यहाँ देखेंगे रैम की स्पेस कम होती है, मान लीजिए 4 GB होती है, 8 GB, 12 GB, ये स्पेस होती है। इनसे बहुत कम होता है, हार्ड डिस्क से बहुत कम होता है। तो कुछ कुछ चीजें जो प्रोग्राम आपकी होती हैं, जिनको आप चालू करते हैं, वही प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आती है, मतलब रैम में आती है, और फिर सीपीयू रैम से बात करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फर्स्ट फंक्शन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा
कि कोई भी प्रोग्राम जिसको आप चाह रहे हैं चालू करना, उसको वो लोड करता है किसमें, कंप्यूटर की मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। आगे देखते हैं, फर्स्ट फीचर आपको अगर समझ में आया होगा तो सेकंड फीचर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड फीचर ये होता है कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेटर मतलब कि समझ जानते हैं ना, हिंदी में समन्वयक कहते हैं, समन्वयक है ना, कुछ ऐसे ही हिंदी में स्पेलिंग है, आई डोंट नो, लेकिन समन्वयक का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है किसके किसके बीच में, कि हाउ द प्रोग्राम वर्क। इसको अगर आप देखें तो हाउ द प्रोग्राम वर्क विथ, बेसिकली कोई भी प्रोग्राम कैसे वर्क करता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है, और कोई अलग अदर सॉफ्टवेयर के साथ। अब आप इसको समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है। इसका लाइन का मतलब ये है कि जब कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए मैंने वन नोट क्लिक किया, तो वन नोट में मैं इधर कुछ मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो माउस इसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें आपका पेन काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लीजिए एक्सेल में आता हूं, तो एक्सेल में अगर मैं कोई चीज को क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे अभी ड्रॉ हो रहा है? क्या नहीं, यहाँ पे अभी क्लिक हो रहा है। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी प्रोग्राम आप देखें, अगर मैं कोई दूसरा प्रोग्राम देखूंगा तो हर में हार्डवेयर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अलग अलग होता है। कहीं पे अगर आप जैसे यूट्यूब खोलता हूँ, ठीक है, यूट्यूब का ऐप खोलता हूँ, मान लीजिए उसमें मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो वो प्ले होगा या पॉज हो जाएगा, है ना। कोई हर हार्ड सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो कोई भी प्रोग्राम आप जो खोल रहे हैं उसका जो जिस हार्डवेयर के साथ सिंक्रोनाइजेशन है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम ये करता है। और हो सकता है कि वो प्रोग्राम किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी चलता होगा, या उसका लिंक होगा, तो उसके साथ भी वो सिंक्रोनाइज होके चलता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कोऑर्डिनेशन करने का होता है कि कैसे आप प्रोग्राम जो चला रहे हैं वो किसी दूर मतलब जो हार्डवेयर आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि मैं गाना चलाना चाह रहा हूँ। गाना क्या है, एक ऐप में या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं चला रहा हूँ। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का गाना स्पीकर में अगर मैं बजाना चाहूँ तो वो हार्डवेयर के साथ सिंक होगा, है ना, तभी तो वो काम करेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हार्डवेयर के साथ जो कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वो आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए जैसे आपको पता चल गया कि ये लोड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, अब ये मैनेज भी करता है ना। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मैनेजमेंट का काम भी करता है। क्या मैनेज करता है? ये मैनेज करता है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ठीक है, और हाउ इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड। आप समझ पा रहे हैं कहां पे ये सब कहां पे हो रहा है? फ्रॉम द डिस्क। अब आप समझिए, डिस्क का मतलब मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं। चीजें मेन मेमोरी रैम है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है मान लीजिए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में जब सेव होने जाता है तो कैसे यहाँ पे सेव होगा? हार्ड डिस्क में क्या कहीं पे भी सेव हो जाएगा, या किसी पैटर्न में होगा, या किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होगा, या फिर जब उसको लेना होगा वापस वहां से डेटा रिट्रीव करना होगा, खींचना होगा, डेटा एक्सेस करना होगा, तो किस लोकेशन से कैसे होगा? तो यही चीज मैनेजमेंट जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो थर्ड पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का काम करता है कि कैसे आपका इंफॉर्मेशन डिस्क में स्टोर होगा और कैसे उसको रिट्रीव किया जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट अपन देखते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि इट सेंड्स, अगर इस वैसे आपको मैं जैसे कोऑर्डिनेटिंग बताया, कोऑर्डिनेटिंग के ही अंदर में ये भी आता है, लेकिन इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। इट सेंड्स डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर एंड एक्टिवेट्स इट। आप इसको बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग में समझ सकते हैं कि देखिए आपने यहाँ पे बटन प्रिंट का बटन दबाया और यहाँ पे प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया, धक 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 धक। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कोऑर्डिनेशन ही हो रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। तो ये भी एक फीचर है कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके पीछे है। जो आपने यहाँ पे प्रिंट बटन दबाया और उधर से प्रिंट हो गया, तो इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पांचवा पॉइंट में बताता हूं, इट ये एलोकेट करने का भी काम करता है। एलोकेट करने का, ठीक है। एलोकेट क्या करेगा? रैम
रैम में एलोकेशन करता है। किस किस चीजों को एलोकेट करता है? रनिंग प्रोग्राम्स, है ना, रनिंग प्रोग्राम्स को एलोकेट करता है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या हो क्या रहा है कि देखिए आपका सीपीयू है ना, सीपीयू, और आपका ये कैश मेमोरी है। सीपीयू के अंदर में छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, ये गया मेन मेमोरी में, ठीक है, और आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीपीयू वहां से भी कनेक्ट हो सकता है चाहे तो देखिए अब क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि ये रैम है ना, रैम की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मान लीजिए 4 GB, 8 GB, 12 GB, एक लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी अतः है ना 1 TB मान लीजिए अभी, इसकी कैपेसिटी अभी इतनी है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने, लेट सपोज आपने क्या खोल दिया, गूगल क्रोम खोल दिया। गूगल क्रोम का जो प्रोग्राम है कहीं पे स्टोर था, उस प्रोग्राम को तुरंत यहाँ लाया गया रैम में और उसको रन किया गया। अचानक से आपने क्या कर दिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खोल दिया, तो ये भी आ गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद वर्ड भी खोल दिया आपने, बहुत सारे ऐप एक साथ खोल दिए। अब ये रैम भी तो एक लोकेशन ही है ना, मतलब बेसिकली एक वो है, मेमोरी है जिसमें बहुत सारे लोकेशन है, कम लोकेशन है, लिमिटेड लोकेशन है। आप ऐसा करते जाओगे, प्रोग्राम्स को लाते जाओगे, लोड करते जाओगे, तो क्या रैम फुल होगा क्या? तो हाँ, आपने जैसा बोला सही बोला कि रैम की जो लिमिटेड जगह है उसमें अगर चीजें प्रोग्राम आती जाएंगी तो रैम लोडेड हो जाएगा, बेचारा फुल हो जाएगा। तो इसीलिए जब रैम फुल हो जाएगा तो कोई और प्रोग्राम को बेचारा चला पाएगा क्या? रैम नहीं चला पाएगा, और प्रोग्राम ले नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ये हैंग होना शुरू होता है। आप कभी भी पुराने मोबाइल्स को देखोगे, वो बड़े हैंग होते थे क्योंकि उसका जो रैम होता था वो बड़ा कम होता था, लिमिटेड होता था, और आप फिर ज्यादा, एक से ज्यादा प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम चला लेते थे ऐप, तो फिर वो हैंग मारना। तो अब की मोबाइल में आप या कोई भी लैपटॉप या कुछ भी आप खरीदने जाएं तो आप ये जरूर देखें कि इसका रैम कितना है। रैम जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही फास्ट होगा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादा जगह घेर सकता है, तो ज्यादा प्रोग्राम आप लोड कर सकते हो। इसी में आपको एक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट यूनिट में बताया था, इस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होता है कि जब कभी भी अपन रैम में प्रोग्राम्स को लोड करते जाते हैं और जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट प्रोग्राम इसमें लोडेड था वो इसमें वापस शिफ्ट हो जाता है और फिर नया प्रोग्राम इसमें लोड होने की क्षमता आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये रैम फुल हो गया तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रैम फुल, ऐसा नहीं होता। रैम क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, है ना इसको। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता भी है कभी कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट क्या चीज है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्चुअली मेमोरी को मैनेज किया जा रहा है, इससे चीजें ला रहे हैं और ये अगर फुल होते जा रहे हैं तो इसका चीजें यहाँ पे वापस चले जा रही हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को या जो अमाउंट ऑफ टाइम इसमें लगता है इसको बोलते हैं थ्रैशिंग, है ना, थ्रैशिंग। ठीक है, तो आप लोग ये समझ पाए, ये वाला मेरे ख्याल से पॉइंट समझ पाए होंगे कि ये चीजों को, रनिंग प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको रैम में एलोकेशन करता है कि किस लोकेशन पे जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है वो रैम के किस लोकेशन पे जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा मतलब जो है बीच में वो एलोकेशन करने का काम करता है रैम में, ठीक है। इसी में अगर आप ये भी देखें कि यही एक सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है आपके की स्ट्रोक को। की स्ट्रोक तो समझते होंगे आपने, हार्डवेयर में अपने कीबोर्ड में मान लीजिए स्पेस बार दबाया या कोई भी बटन दबाया, डिलीट बटन दबाया, उधर से वो डिलीट हो गया, है ना। तो ये एक ऐसा चीज है जो रिकॉग्नाइज करता है की स्ट्रोक को, या इसी को आप ऐसा बोल सकते हो कि माउस क्लिक को, माउस जो आपने क्लिक किया उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, यही रिकॉग्नाइज करता है। यही डिस्प्ले कराता है कैरेक्टर्स को, जो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो वहां पे या फिर बटन दबा रहे हैं वो वहां पे दिख रहा है तो उसको दिखाना, डिस्प्ले कराना, ठीक है। या फिर कोई ग्राफिक्स है स्क्रीन पे दिखाना है, ये सब को करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल एक सोल है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी डब्बा है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि देखिए आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को लोड कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, और एलोकेट वगैरह भी करता है। तो इसी को हम लोगों ने जैसे वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट देखा, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि देखिए जो प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइमरी या मेन मेमोरी है उसको कैसे वो मैनेज करता है, और
प्रायोरिटी भी सेट करता है। मतलब अगर अभी हम लोगों ने इसको देखा है वो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे रैम में वो लोड होता है और फिर रैम के लोकेशंस को वो एलोकेट करते जाता है ना। इसी में वो प्रायोरिटी भी देता है। मतलब आपको मालूम होगा कि एक सीपीयू है वो मल्टीटास्क कर सकता है ना, वो मल्टीटास्क कर सकता है बेस्ड ऑन योर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है तो आपका सीपीयू बहुत सारे अलग अलग मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है ना। तो कौन से टास्क को पहले प्रेफरेंस देना है, कौन से टास्क को बाद में प्रेफरेंस देना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं शेड्यूलिंग भी कहा जाता है ना। तो बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, प्रायोरिटी सेट करता है कि कौन से प्रोग्राम को पहले प्रोसेस किया जाए, कौन से को बाद में प्रोसेस किया जाए। इसी को आम भाषा में प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, या इसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। मतलब कौन सा प्रोसेस है या कौन सा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, उसको प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। इसी में एक और पॉइंट आपको याद रखना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम का है, वो है डिवाइस मैनेजमेंट। जैसा आप लोगों ने देखा, डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है कि आपका देखिए बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं और इस डिवाइसेस को पहचानने वाला कौन है, डिवाइस ड्राइवर। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है और उसी के माध्यम से, उसी प्रोग्राम के माध्यम से आपका हार्डवेयर की पहचान हो पाती है। बट ये डिवाइस ड्राइवर्स का समूह बेसिकली ये कौन तय करता है कि कौन से डिवाइस काम करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, या कब वो उसको इनएक्टिव किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं वेब कैम चालू कर रखा हूँ, ठीक है। वेब कैम की जरूरत कब पड़ रही है, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम या कोई ऐसा ऐप कर रहा हूँ जिसमें वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने आप चालू हो जाता है, आप देखेंगे। और ऐसे समय में वो इनएक्टिव रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हार्डवेयर था वेब कैम, ये आपके कंप्यूटर में जैसे ही आपने कनेक्ट किया, ये अभी भी इनएक्टिव मोड पे ही रहेगा। मतलब डिवाइस पहचान में तो आ गया डिवाइस ड्राइवर की मदद से, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इस डिवाइस ड्राइवर को सेट कर रहा है कि कौन सा डिवाइस एक्टिव मोड पे रहेगा, कौन सा डिवाइस इनएक्टिव। जब जिसकी जरूरत है तभी उस हार्डवेयर को चालू किया जाए। ये डिवाइस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो है फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया कौन से फाइल, जैसे मान लीजिए आप कोई भी फाइल में जाते हैं, मान लीजिए ये सब फाइल्स है ना, आप कोई भी फाइल्स में जाते हैं तो आपको देखते हैं कि आप मान लीजिए इसको मैं इसको सॉर्ट करके लिस्ट के फॉर्म पे कर देता हूँ, या डिस्प्ले व्यू, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए डिटेल्स में लाता हूँ। आप क्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इतने सारे फाइल्स हैं, वो कब मॉडिफाई हुए, क्या उसके टाइप थे, क्या उसका साइज है। बेसिकली कहीं ना कहीं कोई होगा या मैनेजमेंट अंदर कर रहा होगा जो कभी भी कोई चीज डिलीट हो जाती है तो वो मतलब यहाँ पे नहीं दिखाया जाता, या फिर कोई कभी भी मान लीजिए अभी ये 9 तारीख का है, इसमें अगर मैं कुछ मॉडिफाई किया तो ये ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई चीज मैनेजमेंट हो रही है। तो फाइल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि चीज जो फाइल है उसका स्टेटस अपडेट रखना, अगर कुछ मॉडिफाई हो रहा है तो उसको अपडेट करते जाना, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसी में अगर आगे देखें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिक्योरिटी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मतलब आप जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन पूछता है, मान लीजिए आपका पासवर्ड पूछ लिया, ठीक है, या फिंगरप्रिंट पूछ लिया, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सेट किया जाता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है, तो यहीं पे सब चीजें सेट होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को मतलब समझने के लिए आप देखा जाए तो आपको ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बताया जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। आई होप ये वाला क्लियर होगा आपको। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों ने इसके टोटल 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। वैसे मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक टाइप बताते जाता हूँ। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट टाइप देखें तो फर्स्ट टाइप में आप ये देखिएगा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप समझ पा रहे हैं क्या, सिंगल यूजर टास्क में अंतर आप देखिएगा और प्रोसेसर में अंतर देखिएगा। सिंगल यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल यूजर। और इसी को अगर हम लोग एक ऑब्लिक करके ले लेते हैं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसको सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है और सिंगल टास्क के लिए ही यूज किया जाता है ना। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आता है कि इसको कितने यूजर कर सकते हैं, ओनली वन यूजर इसको यूज कर सकता है। और इस में कितने प्रकार के टास्क हो सकते हैं, इसमें सिर्फ वन टास्क परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा उसको अपन सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर है ना, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रिंटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको बोल दिया गया है कि आपको एक यूजर यूज करेगा और आपको एक ही टास्क करना है, प्रिंट करने का। क्या प्रिंटर से गाना बजेगा क्या? तो आप लोग शायद बोलोगे नहीं सर, प्रिंटर से गाना तो नहीं बजेगा। क्या प्रिंटर में वीडियो दिखेगा क्या? नहीं। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता है कि एक टास्क से दूसरा टास्क किया जाए। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ उसको एक टास्क दिया गया है कि भैया आपको प्रिंट करना है, जब भी ऑप्शन आपको कमांड आएगा आपको प्रिंट करना है। तो ऐसे टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टास्क किया जाता है, उसको बोलते हैं, और सिंगल यूजर के लिए होता है, वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होता है। मान लीजिए आप कोई ई बुक रीडर पढ़ रहे हैं, ई बुक रीडर जैसे किंडल होता है ना। इस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ बुक रीड करने का काम ही होगा। इसमें कभी भी आप ओपन करेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को में बुक रीड ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें गाना नहीं सुन सकते, कुछ नहीं। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक पर्पस के लिए बना है, एक टास्क के लिए या सिंगल यूजर के लिए, उसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर तो है ही बट मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या लेना देना है भैया? नाम से आपको समझ में आएगा कि इसके कितने यूजर होंगे, सिंगल यूजर, और कितना टास्क परफॉर्म कर सकता है, मल्टी टास्क परफॉर्म हो सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में ले लीजिए। जैसे मैं अभी मान लीजिए यूज कर रहा हूँ, ये मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 10 है ना। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं जब चाहूँ तब दूसरे यूट्यूब खोल लूँ, गाना सुन लूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेरा पर्सनल है ना, बेसिकली मैं मेरे लिए ही ये लाइसेंस मिला हुआ है। तो सिंगल यूजर है और इसके जो कितने टास्क कर सकते हैं, तो मल्टीपल टास्क हो सकता है। तो चाहे आप इसकी एग्जांपल ले लो विंडोज के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, आप मैकिंटोश ले लो, आईओएस ले लो, आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और आप देखते होंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कितने सारे टास्क खोल सकते हो। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहलाता है। आगे आते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, देखिए नाम में छुपा हुआ है। बहुत सारे यूजर यूज कर रहे होंगे और बहुत सारा टास्क एक साथ परफॉर्म हो सकता है ना। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को आम भाषा में जैसे आप लोगों ने और भी देखा होगा, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है ना। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इसी को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए मल्टी यूजर करेंगे और मल्टी टास्क भी करेंगे, मतलब एक जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहे थे, सिंगल यूजर कर रहे थे। अब इसी को अगर हम लोग सर्वर में डाल दिए, मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सर्वर बना दिए है ना, और इस सर्वर को अपन शेयर कर दिए कि अलग अलग जो कंप्यूटर हैं वो इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो होगा क्या, एक सर्वर है, एक सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, हाई प्रोफाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो सुपर कंप्यूटर जो बोलते हैं ना, हाई एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, मतलब प्रोसेसर है इसमें और अच्छा खासा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हर कोई यूज कर पा रहा है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं अपन मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसीलिए किया जाता है कि अपन एक सर्वर पे चीजें रख दें और उसको लोगों आराम से एक्सेस कर सकें। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम
अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है ना। तो सर्वर पे इंस्टॉल करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूनिक्स होता है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है बहुत सारा चीज, क्योंकि आपको एज वी डोंट हैव टू मेक चेंजेस इन मेनी डेस्कटॉप। अगर अपन सिर्फ एक सर्वर में कुछ चेंज कर दें तो बाकी सब में अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि हर कोई इसी को एक्सेस कर रहा होता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नाम आपको समझ में आ रहा होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, एक यूजर होगा मान लीजिए, ठीक है, और एक आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा, इसमें ना प्रोसेसर जो होंगे ना इस सिस्टम में वो मल्टी होंगे, बहुत सारे प्रोसेसर होंगे। जैसे आजकल ऑक्टा कोर आता है, बहुत सारे क्वाड कोर प्रोसेसर आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम आपने ओपन किए, तो कई बार क्या होता है कि एक प्रोसेसर को एक दे दिया जाता है ये परफॉर्म करो, ये प्रोसेसर ये परफॉर्म करता है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जो इस टाइप के मल्टी प्रोसेसर को मैनेज कर सके, उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट था ये आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप थे वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है आपका जो सिलेबस में लिखा है वो है बेसिक ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं।